Hello student, I hope you are fine. Today we will discuss question and answer of chapter number 1. So without wasting of time, let's start. हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा है चैप्टर 1 साइंस का, जिसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। वो चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम उसका एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूंगा, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि इस आंसर्स को कॉपी मत कीजिएगा। सिर्फ मोटिव ये है इस आंसर को डिस्कस करने का, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। तो इसमें जो भी चीज़ बताई जा रही है वो आंसर समझ के और खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, इसको कॉपी मत कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। ये 5 वर्ड दिए हुए हैं। इन पांचों को जो है नीचे दिए गए सेंटेंसों में के ब्लैंक्स में फिल करना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसा प्लांट्स जो कि एक ही तरह के बहुत ज्यादा प्लांट्स और एक लार्ज स्केल पे एक जगह पे बोया जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हमें पता है कि हम क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल हो जाएगा क्रॉप। बी में आ जाइए, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज ब्लैंक ऑफ द सॉइल। पहला स्टेप क्या होता है किसी भी हमें क्रॉप को बोने से पहले? तो सबसे पहले हम क्रॉप को बोने से पहले क्या करते हैं? सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं। तो इस ब्लैंक में फिल हो जाएगा प्रिपरेशन। नेक्स्ट वन इज डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो वाटर के ऊपर तैरने लगते हैं। यानी कि जो ब्लैंक होगा ये फ्लोट में फिल होगा। जब हम जो है बीज की सोइंग करते हैं तो सोइंग करने से पहले जो है हम हेल्दी सीड्स और डैमेज सीड्स को जो है फिल्टर करते हैं। तो डैमेज सीड्स को फिल्टर किस तरीके से करते हैं कि पूरे सीड्स को जो है हम पानी में भिगो देते हैं और कुछ देर बाद जो है जितनी भी डैमेज सीड्स होती है वो पानी के ऊपर तैरने लगती है, यानी कि पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है। तो इस तरीके से हम डैमेज सीड्स को फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर ग्रोइंग a crop sufficient sunlight and dash and nutrients from the soil are essential। अब हमसे ये पूछा गया है कि किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए हमें सफिशिएंट सनलाइट चाहिए होती है, इसके अलावा क्या चाहिए और हमें सॉइल से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है कि सनलाइट के अलावा हमें जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है और सॉइल से हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होता है न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2 ब्लैंक दिए हुए हैं। एक ब्लैंक में हम फिल करेंगे वाटर और दूसरे ब्लैंक में फिल करेंगे न्यूट्रिएंट्स। यानी कि ये सेंटेंस कंप्लीट होगा इस तरीके से, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर and nutrients from the soil are essential. Coming to the next question, question number 2, match items in column A with those in column B। कॉलम A में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और कॉलम B में कुछ दिया है, इनका हमें मैचिंग करना है, यानी कि इनका मिलान करना है। तो हम देखें कॉलम A में, देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये 4 आइटम। कॉलम B में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, व्हीट, ग्राम, पी, पैडी एंड मेज। तो कॉलम ए का जो पहला है वह है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी फसल पाई जाती है वो हमें बताना है। तो हमें पता है खरीफ क्रॉप में जो है पैडी और मेज पाया जाता है, यानी कि कॉलम ए का जो फर्स्ट है उसका आंसर होगा ई पार्ट कॉलम बी का। कॉलम बी में जो 5th पार्ट होगा ई पार्ट, पैडी एंड मेज, ये कॉलम 1 ए का 1 पार्ट है। यानी खरीफ क्रॉप की मैचिंग होगी पैडी एंड मेज से। कॉलम ए में सेकंड ऑप्शन है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स में जो है हमारे पास कॉलम बी में ऑप्शन है व्हीट, ग्राम और पी, यानी कि कॉलम ए का सेकंड पार्ट कॉलम बी के डी पार्ट से मैच करेगा। तो रबी क्रॉप का मैचिंग होगी व्हीट, ग्राम एंड पी से। इस तरीके से थर्ड ऑप्शन पे आते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें पता ही है केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल का वाला ऑप्शन देखें तो कॉलम बी में बी पार्ट है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट जो है वो आंसर होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स का। फोर्थ है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है हमें पता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, तो ये हमारे पास कॉलम बी में सी ऑप्शन है एनिमल एक्सक्रीटा। तो फोर्थ का जो मैचिंग होगी वो होगी कॉलम बी के सी पार्ट से, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो 4 ऑप्शन ये मैच हो गए। हमारा कॉलम बी का जो ए पार्ट है वो ऐसे ही ब्लैंक रह जाएगा क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑप्शन है
ए में, तो वो बी किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। हमें 2 एग्जांपल्स बताने हैं खरीफ क्रॉप के और रबी क्रॉप के। तो खरीफ क्रॉप का पहला 2 एग्जांपल है सोयाबीन और कॉटन। इसी तरीके से रबी क्रॉप के 2 ऑप्शन है पी और मस्टर्ड। इसके अलावा आपको भी अगर कुछ पता हो तो हम वो आप लिख लीजिएगा। 2 ऑप्शंस हमने जो है मैच द फॉलोइंग में भी देखे थे, खरीफ के और रबी के, लेकिन हम वो नहीं लिख रहे हैं ताकि आपका जो है नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाए। तो खरीफ क्रॉप के 2 एग्जांपल्स है सोयाबीन और कॉटन, रबी क्रॉप के 2 ऑप्शन है पी और मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब क्या करना है कि नीचे कुछ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन टॉपिक पे हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। ए टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बी है सोइंग, सी है वीडिंग एंड डी है थ्रेशिंग। तो हम 1 बाय 1 लेते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब है कि पहले ये समझिएगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों होता है, क्या प्रोसेस होता है और इसके क्या फायदे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जनरली हम किसी भी बीज को सोने से पहले आता है, सोइंग करने से पहले करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे सोइंग के लिए। इसको जब हम 2 तरीके से करते हैं, चाहे हम टाइलिंग कर लें और चाहे हम इसको लूज कर लें। टाइलिंग करने के लिए जनरली हम प्लग वगैरह यूज करते हैं, हो यूज करते हैं, और लूज करने के लिए हम इसके लिए कुदाल वगैरह यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जनरली जब हम इसको लूज कर देते हैं सॉइल को, उससे जो है कोई भी सीड्स जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है सॉइल में अच्छे से, और फिर उसके रूट्स जो है नीचे तक चले जाते हैं। दूसरी वजह जो होती है वो होती है कि इसमें जो है पोरस होल बन जाते हैं। पोरस होल की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो जाते हैं, और जो ये सांस वगैरह आराम से ले सकती है। तो हमने इसमें देखिए लिखा हुआ है सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी कि सॉइल जो है वो किसी भी क्रॉप की ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है सॉइल प्रिपरेशन। इट इन्वॉल्व्स टाइलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल, और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, टाइलिंग यानी कि प्लगिंग और सॉइल को लूज करना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल एंड टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे आर डीप। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो मिट्टी जो है पोरस हो जाती है तो बीज जो है आपके अंदर तक चली जाती है, और अंदर जाने के बावजूद वो आसानी से सांस ले सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोइंग। सोइंग माने बीज की बुआई। तो बीज की बुआई जब आपकी सॉइल प्रिपेयर हो जाती है, यानी कि अभी हमने जो ये पार्ट में डिस्कस किया, उसके बाद ये बी स्टेप आता है सोइंग का। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये इस तरीके से है कि आपके घर की जो मकान बना रहे हैं, तो अगर मकान बनाने में नींव बनाते हैं उस तरीके से, तो आप बीज अगर सही से बोएंगे तभी आपकी फसल जो है वो अच्छी होगी। तो बीज बोने से पहले सबसे पहले हमारे लिए जरूरी क्या होता है कि हम हेल्दी सीड्स को और अच्छे वैरायटी के सीड्स को जो है सेलेक्ट करें, उसमें से डैमेज सीड्स को हम फिल्टर कर लें, और फिर उसके बाद हम उसकी बुआई कर सकते हैं 2 तरीके से। एक हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है और एक हमारे पास सीड ड्रिल मेथड है। दोनों मेथड से जो है हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हमने क्या लिखा है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। तो सोइंग से पहले यानी कि बुआई से पहले हमेशा हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करना है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन्ड एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर चोजन। तो जो गुड वैरायटी हमने सेलेक्ट किया उसको पहले हमें साफ करना पड़ेगा, और उसके बाद से फिर उसमें हमें डैमेज और हेल्दी को फिल्टर करना पड़ेगा। सीड्स कैन बी सोन बाई सीड ड्रिल और मैनुअली। और जब हमने जो है ये सारे प्रोसेस कर लिए, उसके बाद हमें सीड से बुआई करनी है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और सीड ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, जनरली वीड्स जो होते हैं, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो अपने आप उग जाते हैं, जिसे हम किसान बोता नहीं है, वो अपने आप खेत में उग जाते हैं फसल के साथ, और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। कई फसल तो ऐसी भी होती हैं जब आप कटाई करते हैं तो वो पॉइजनस होता है, उसकी वजह से एनिमल को, फार्मर को नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए हमें जो है वीड्स को हटाना पड़ता है। तो इस रिमूवल ऑफ वीड्स के प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग। वीड्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं, जैसे कि हम खुरपी से उसको काट सकते हैं, उसको हम प्लग के थ्रू, टाइलिंग के थ्रू जो है जड़ से उखाड़ सकते हैं, और किसी केमिकल के स्प्रे के थ्रू भी उसको हम किल कर सकते हैं। इसमें देखिए हमने लिखा है वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोन अलोंग विद क्रॉप्स एंड रिमूवर ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। तो वीड्स क्या होते हैं, पहले तो हमें ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो वीड्स एक अनवांटेड प्लांट्स है जो कि क्रॉप के साथ अपने आप उग जाते हैं, और उनके हटाने को, उस अनवांटेड प्लांट्स के हटाने के प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। वीड्स को हम जो है मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं और केमिकल वगैरह से भी कर सकते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड आइदर मैनुअली बाय यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। These are sprayed in the fields to kill the seeds। तो हम मैनुअली करेंगे तो मैनुअली हमें जो है खुरपी की यूज करना पड़ेगा, और अगर हम कोई जो है वीडिसाइड्स यानी कि कोई केमिकल यूज करते हैं तो उस केमिकल को हमें वाटर में डाइल्यूट करके और फिर मशीन से स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये है वीडिंग का आंसर। नेक्स्ट वन इज द थ्रेशिंग।
थ्रेशिंग क्या होता है जनरली कि जब आपकी अनाज कट जाती है तो अनाज कटने के बाद उस अनाज को उसके फसल से यानी कि भूसे से या पुआल से अलग करने के प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। इसमें हमने देखिए लिखा द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ये एक सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा प्रोसेस जिससे हम ग्रेन्स को उसके शाफ्ट से अलग करते हैं जिसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन व्हिच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो इसको जो हम कैरीड आउट करते हैं किससे, एक मशीन आती है कंबाइंड जिसमें हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है। हार्वेस्टर यानी कि जो कटाई करता है और कटाई करने के बाद उसकी थ्रेशिंग भी कर देता है। एक प्रोसेस और हमारा होता है थ्रेशिंग करने का जिसे हम विनोइंग कहते हैं, यानी कि हवा हम उसको देते हैं और हवा से जो है वो जो भूसा होता है, जो पुआल होता है वो उड़ जाता है और उसके बाद अनाज आपके नीचे गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, तो इसको देखिए हमने जो है पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और कोशिश कीजिएगा आप भी पॉइंट वाइज ही लिखिएगा टेबल बना के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। तो फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर एक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि मैन्योर जो है वो काउडंग वगैरह से, एनिमल वेस्ट से और प्लांट वेस्ट से बनता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर केमिकल से बनता है, जैसे यूरिया हो गया, फॉस्फोट हो गया, ये सारी चीजें। फर्टिलाइजर्स को हम प्रिपेयर करते हैं आर्टिफिशियली, यानी कि फर्टिलाइजर्स को हम जो है सिस्टम तरीके से बनाते हैं, कुछ फैक्ट्री में इसको बनाया जाता है। और मैन्योर जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि डिकम्पोजिशन से बनता है, एनिमल वेस्ट एंड ह्यूमन वेस्ट से। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स को जो है प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्रीज में। और मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, और मैन्योर कहाँ प्रिपेयर होता है, फील्ड्स में होता है, यानी किसी भी खाली जगह पे हम मैन्योर को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर मशीन की जरूरत पड़ेगी। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस जो है वो फर्टिलाइजर सॉइल को नहीं प्रोवाइड करता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस का हमने पहले भी डिस्कशन किया था। ह्यूमस जो है वो पत्ती वाली खाद होती है, पत्ती जो आपकी पेड़ पत्ती होती है, वो पेड़ पत्ती जो है जो सूख के जब आपकी मिट्टी में गिर जाते हैं तो वो मिट्टी के साथ मिल के एक तरीके से घास बन जाता है जो कि सॉइल के लिए फर्टिलिटी बढ़ाने में लाभदायक होता है। तो ह्यूमस हमेशा हमारे लिए, किसान के लिए बेनिफिशियल होता है। तो फर्टिलाइजर से कोई भी ह्यूमस नहीं मिलता है सॉइल को, लेकिन मैन्योर से जो है वो ह्यूमस मिलता है सॉइल को, इसलिए मैन्योर ज्यादा फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। तो इरिगेशन क्या होता है, और इरिगेशन के 2 ऐसे मेथड्स हमें बताने हैं जिससे पानी की बचत होती है। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर, यानी कि ऐसे 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बताइए जिससे पानी की बचत हो। पहली बात तो हम डिस्कस करते हैं कि इरिगेशन क्या होती है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि पानी की सप्लाई आप क्रॉप्स को दे रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल पे और सफिशिएंट अमाउंट में, तो उसे हम इरिगेशन कहेंगे। यानी कि पानी की सिंचाई को हम अगर जनरल टर्म में कहें, पानी की सिंचाई को इरिगेशन कहते हैं। मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर, तो हमने 2 तरह के मेथड्स ऐसे पढ़ रखे हैं जिससे पानी की बचत होती है। पहला है ड्रिप इरिगेशन और नेक्स्ट वन इज द स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन में हमने पढ़ा था कि इस सिस्टम में क्या होता है कि जनरली आपका जो है एक कुएं से या किसी भी वाटर बॉडी में से पंप के थ्रू हम पानी निकालते हैं और पानी निकालने के बाद वो हम पंप से उसको पानी खेत में भेजते हैं और वहाँ जो मेन पाइप है वो बाकी और पाइप से जुड़े होते हैं और वो सारे पाइप जो है प्लांट्स के जड़ पे कनेक्ट होते हैं और पानी सीधे जड़ में गिराते हैं। तो इससे क्या होता है कि पानी जो है वो बाकी पूरे फील्ड में नहीं जाता है, सिर्फ जड़ तक जाता है और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये उन जगहों पे फायदेमंद है जहाँ पानी की कमी हो, शॉर्टेज हो। दूसरा फायदा इस ड्रिप इरिगेशन का ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जड़ को पानी देता है प्लांट्स के, तो बाकी जो वीड्स वगैरह अगर खेत में है तो उन तक पानी नहीं पहुंचता है और वो जो है मर जाते हैं। तो ये वीड्स रोकने के लिए भी काम में आता है। तो देखिए हमने इसमें क्या लिखा है, इन दिस द वाटर गोज ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट्स विद द हेल्प ऑफ पंप एंड पाइप्स। तो इसमें क्या होता है कि जो है पानी जो है सीधे ड्रॉप बाई ड्रॉप जो है प्लांट्स के रूट तक जाता है पाइप और पंप की मदद से। इट कंजर्व्स द वाटर, ये पानी की बचत करता है और ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग वीड्स, और ये वीड्स के को भी की भी रोकथाम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम भी हमने पहले डिस्कस किया था कि स्प्रिंकलर सिस्टम एक तरीके से जो छिड़काव करता है पानी का, ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। इसमें भी सिंपली हम एक वाटर बॉडी से पंप के थ्रू पानी निकालते हैं और एक मेन पाइप के थ्रू पानी भेजते हैं और फिर उसके अलग अलग परपेंडिकुलर पाइप्स हम उसमें जोड़ते हैं। परपेंडिकुलर पाइप्स जोड़ते हैं, उस परपेंडिकुलर पाइप्स में एक रोटेटिंग नोजल्स लगा होता है। तो जब पंप के थ्रू एक प्रेशर से पानी जाता है तो रोटेटिंग नोजल्स के थ्रू वो पानी बाहर गिरता है और वो छिड़काव करता है प्लांट्स के ऊपर, ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही है। तो इसमें हम देखिए क्या लिखा है हमने, दिस मेथड इज यूज्ड इन मेनली अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जनरली ये वहाँ के लिए लाभकारी है जहाँ जो है
आपका जो खेत है या फिर जो फील्ड्स है वो अनइवन हो, यानी कि ऊंचा नीचा हो, और जहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी हो। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. एक परपेंडिकुलर पाइप होता है जिसमें हर परपेंडिकुलर पाइप में रोटेटिंग नोजल्स लगा होता है और उसको मेन पाइपलाइन से हम रेगुलर इंटरवल पे जोड़ते हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it is escaped from the rotating nozzle. तो जब हम मेन पाइपलाइन से पंप के थ्रू पानी को भेजते हैं तो पानी काफी प्रेशर से जाता है और वो कनेक्टिंग पाइपलाइंस के थ्रू रोटेटिंग नोजल से पानी बाहर निकलता है। It gets sprinkled on the crop as it is raining. और ये इस तरीके से पानी का छिड़काव करता है फसल पे जैसे ये बारिश हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 7, इफ wheat is sown in the खरीफ सीजन what would happen? डिस्कस। क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि अगर हम वीट को जो है वो खरीफ सीजन में बोएंगे तो क्या होगा, इसको डिस्कस करना है। जहां तक हमें पता है कि वीट जो है एक रबी क्रॉप है, रबी सीजन में हम उसको बोते हैं, और अगर हम उसको खरीफ सीजन में बोएंगे तो इससे क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले क्या है कि जब अगर वीट जो है वो रबी सीजन की क्रॉप है तो इसका मतलब ये है कि जब वो खरीफ सीजन में बोया जाएगा तो उसके लिए जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है वो सुटेबल नहीं होगा। इसका ही एग्जांपल इस तरीके से सोचिए कि अगर हमें जाड़े ठंडी जगह पे छोड़ दिया जाए और हमसे कहा जाए कि आपको गर्मी वाले ही हिसाब से रहना है, यानी कि आपको टी शर्ट पहननी है, सिर्फ आपको बहुत हल्के हल्के पतले पतले कपड़े पहनने हैं, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। तो इसी तरीके से आपके लिए यहाँ पे भी है कि अगर हम गेहूं को यानी कि रबी सीजन की क्रॉप को खरीफ सीजन में बोएंगे तो क्या होगा उसका। तो देखिए हमने इसमें क्या लिखा है, इफ व्हीट इज सोन ऑन द खरीफ सीजन देन the wheat crops may get destroyed because of the unfavorable conditions such as temperature, rainfall, pest and other adaptability conditions. तो अगर हम वीट को जो है खरीफ सीजन में बोएंगे तो खरीफ जो वीट की सीजन है, वीट की जो फसल है, क्रॉप है, वो नुकसान पहुंच सकती है और वो पैदावार नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगा, जैसे टेम्परेचर जो उसको चाहिए रिक्वायरमेंट उससे कम या ज़्यादा हो सकता है, जो बारिश जिसको चाहिए, जो पानी चाहिए उसको भी वो सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिलेगा, और जो अलग तरीके के कीड़े मकोड़े उस वक्त होते हैं वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें गेहूं की फसल जो है वो खरीफ सीजन में नहीं बोनी चाहिए। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है कि सॉइल जो है वो कंटिन्यूअस प्लांटेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे सॉइल पे। तो कंटिन्यूअस प्लांटेशन की मतलब ये समझिएगा कि हमने एक प्लांटेशन किया, एक क्रॉप को उगाया, उसके बाद उसको काट कर तुरंत दोबारा बो दिया, फिर उसको दोबारा जो बोया था उसको काट के तीसरा बो दिया। तो हमने प्लांट सॉइल को कभी जो है रिलैक्स नहीं छोड़ा, कभी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ा कि वो अपनी जो है न्यूट्रिएंट्स को वापस पा सके। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि कंटिन्यूअस प्लांटेशन से जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉइल पे। तो देखिए हमने इसमें लिखा है, व्हेन अ फार्मर continues to grow crops one after the other, then all nutrients such as nitrogen, phosphorus, etc. available in the soil reduces. जब भी किसान जो है वो लगातार खेती करता रहता है एक ही सॉइल पे, तो उससे क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल में होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन या फॉस्फोरस और भी कई जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब सॉइल में रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, यानी कमी होना शुरू हो जाते हैं। और इसके वजह से जो है जब न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं तो वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके प्लांट्स को नहीं दे पाते हैं, और वो प्लांट यानी कि क्रॉप आपकी जो है उसका जो यील्ड है यानी कि उपजाऊ है वो उपज कम होने लगती है। इसलिए हमें जो है क्रॉप रोटेशन का मेथड अपनाना चाहिए कि दो क्रॉप के बीच में हमें कुछ टाइम के लिए उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो अपना न्यूट्रिएंट्स रिटेन कर ले और अगली फसल को वो पैदावार अच्छी हो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हम जो है वीड्स क्या होता है और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो वीड्स हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसको किसान कल्टीवेट नहीं करता है, जिसको किसान बोता नहीं है, खेती उसकी नहीं करता है, लेकिन हमारे मेन क्रॉप के साथ वो उग जाते हैं। In a field along with the crop, many other undesirable plants may grow naturally. These undesirable plants are called weeds. तो किसी भी खेत में किसी भी जगह पे अगर क्रॉप के साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स अपने आप उग जा रहे हैं तो उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो इन वीड्स को हमें हटाना पड़ता है ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके। अगर हम नहीं हटाएंगे तो उससे हमारी फसल जो है वो खराब हो जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस जिससे हम वीड्स को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, उसको हम वीडिंग कहते हैं। तो वीडिंग के कुछ मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द मेथड्स टू कंट्रोल देम आर एज फॉलोज। टाइलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप। जब हम क्रॉप बोने से पहले जो है टाइलिंग करते हैं या प्लगिंग करते हैं, उसकी वजह से भी काफी वीड्स जो है काफी हद तक मर जाते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप टाइलिंग या प्लगिंग करते हैं तो जड़ सहित वीड्स उखड़ जाते हैं, और जब वो जड़ सहित उखड़ जाते हैं तो सूख जाते हैं, और सूख से होने के बाद वो खाद बन जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इसमें फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अप्रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी।
अब इसमें हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि जब हमने जो है पेड़ अपनी क्रॉप लगा दिया है, क्रॉप लगने के बाद उसमें बीड्स उग गया है, तो उसमें हम टाइलिंग नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो मैनुअली अपने हाथ से जो है उन बीड्स को जड़ से ही उखाड़ देते हैं, या फिर ग्राउंड के लेवल पे आके उस खुरपी से उसको काट देते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो कुछ केमिकल के थ्रू भी जो है हम इसको रोकथाम करते हैं, जैसे कि जिसको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है 2 और 4D। इसको जनरली हम पानी में मिला के डाइल्यूट करते हैं और फिर मशीन के थ्रू इसको स्प्रे करते हैं। Question number 10. Arrange the following boxes in proper order to make a flowchart of sugarcane crop production. तो sugarcane crop production का एक ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 7 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इसको आपको बताना है किस सीक्वेंस में आपको कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ताकि आपकी sugarcane crop production सही से हो जाए। इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। सेकंड ऑप्शन इज इरिगेशन, थर्ड वन इज द हार्वेस्टिंग, फोर्थ वन इज शोइंग, फिफ्थ वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिक्स्थ वन इज प्लगिंग द फील्ड एंड सेवंथ इज मैन्योरिंग। तो 7 ऑप्शन है, तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा हमारे शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले जो है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा, यानी कि प्रिपरेशन सॉइल को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर आप फसल उगाना चाहते हैं सबसे पहले आपको सॉइल को प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद आपका क्या होगा, प्लगिंग ऑफ फील्ड, यानी कि जो 6th ऑप्शन गिवन है, प्लगिंग द फील्ड। जब आपने सॉइल को प्रिपेयर किया उसके बाद आपको जो है खेत को जोतना पड़ेगा, बिना जोते हुए आप बीज नहीं बो सकते हैं। जब आपने खेत को जोत लिया उसके बाद थर्ड ऑप्शन होगा आपके पास सोइंग, यानी कि बीज की बुआई करेंगे। बीज की बुआई करने के बाद फिर मैन्योरिंग करेंगे, खाद डालेंगे, और खाद डालने के बाद फिर आप इरिगेशन यानी कि पानी चलाएंगे, पानी देंगे उसको। पानी देने के बाद जब फिर आपका जो है फसल पक जाएगी, फसल पकने के बाद आप उसका हार्वेस्टिंग करेंगे, और हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर आप उसको शुगर फैक्ट्री में भेज देंगे। दैट इज द सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। फर्स्ट स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड ऑप्शन प्लगिंग द फील्ड, थर्ड वन इज सोइंग, फोर्थ इज मैन्योरिंग, fifth one is irrigation, sixth one is harvesting, and seventh one is sending crop to sugar factory. Now coming to the last question, question number 11. Complete the following word puzzle with the help of clues given below. आपको नीचे एक puzzles दिया हुआ है और उसको आपको सॉल्व करना है जो कुछ clues दिए हैं उसके साथ। तो हमें देखिए नीचे एक ये दिया हुआ है, ब्लैंक था पहले, ये मैंने फिल किया है। इसमें क्या है कि आपके 3 क्वेश्चन डाउन यानी कि डाउनवर्ड स्टेप नीचे की तरफ फिल करने हैं। हिंट्स आपको दिए हुए हैं, इसका आंसर नीचे की तरफ देना है, और अक्रॉस 3 क्वेश्चन आपको हॉरिजॉन्टली फिल करना है। तो डाउन में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। हम जो पानी देते हैं क्रॉप्स को उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम इरिगेशन। तो पहला जो है आपका इरिगेशन होगा जो कि नीचे की तरफ, तो IRRIGATION। तो फर्स्ट वन इज द इरिगेशन। सेकेंड ऑप्शन है आपका कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। तो आप जो अनाज आपके पास उग जाता है उसको एक लंबे वक्त के लिए रखना चाहते हैं प्रॉपर कंडीशन में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टोरेज। तो सेकेंड वन है स्टोरेज, STORAGE। सेकेंड वन स्टोरेज हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका अक्रॉस में यानी कि हॉरिजॉन्टली फिल करना है। अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। कौन सी मशीन हम यूज करते हैं मैच्योर्ड क्रॉप को काटने के लिए, तो हम मशीन कौन सी यूज करते हैं, हार्वेस्टर। तो थर्ड ऑप्शन है आपका हार्वेस्टर, दैट इज HARVESTOR, हार्वेस्टर। फोर्थ है वो भी अक्रॉस है, रबी क्रॉप, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी पल्स। यानी कि ऐसे रबी क्रॉप का नाम बताना है जो कि एक पल्स भी हो यानी कि दाल भी हो। तो ऐसे रबी क्रॉप जो कि एक दाल हो, तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो ये ग्राम हो जाएगा, GRAM, ग्राम, ग्राम माने चना। फिफ्थ वन है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक ही तरह के, और उनको लार्ज स्केल में जब बोया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम शुरू से ये पढ़ रहे हैं, ये ऐसे एक ही तरह के प्लांट्स जब हम बड़े जगह बोते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। तो फिफ्थ वन इज द क्रॉप, CROP। यहाँ देखिए CROP। नेक्स्ट आते हैं लास्ट पे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शाफ्ट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन और शाफ्ट को अलग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या है, WINNOWING, विनोइंग। विनोइंग में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अनाज को और भूसे को अलग अलग करते हैं, तो इसके प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। यहाँ आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा, इससे आप लोग सिर्फ समझिएगा और समझने के बाद अपने वर्ड्स में अपने तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा, इसको कॉपी एग्जैक्टली मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। If you like the video, please click on like button and also share with your friends. For new notification, please subscribe the channel. Thanks for watching. Have a nice time.